कि आपका जो टॉपिक है वो ग्लोबलाइजेशन है, इसमें की डिबेट्स, कॉन्सेप्ट्स और पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है? एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है? मतलब इसका पर्सपेक्टिव ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वर्ल्ड है ना वो मोर इंटरकनेक्टेड हो रही है, या वर्ल्ड जो है वो एक स्मॉलर विलेज बन चुकी है ना, ठीक है? अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनकी अलग-अलग राय हैं, ठीक है? तो सबसे पहले 7.1 पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की पूरी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर geographical borders become less important to social and cultural life. People become aware of these changes. The world is becoming more interconnected through changes in politics, economics and culture. बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है? मतलब ग्लोबलाइजेशन एक पूरा प्रोसेस है जो पूरी दुनिया पे अप्लाई हुआ। उसकी वजह से डिस्टेंसेस अब मैटर नहीं करते, ठीक है? आप कहाँ पर हो, किस जगह पर हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। यानी जो बॉर्डर्स है ना, ये बॉर्डरलेस है, ठीक है? इसके अंदर सोशल लाइफ आ जाती है, कल्चरल लाइफ आ जाती है, ठीक है? और लोग अब इन चेंजेस से, जो ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, ठीक है? मतलब लोग इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है? मैल्कॉम वाटर्स 2001 एक्सप्लेन्स द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर इंटरकनेक्टेड, ठीक है? इन 3 चीज़ों को ना आपने लाज़मी मेंशन करना है। देखें, ग्लोबलाइजेशन इनके बगैर हो ही नहीं सकती। तो वही बात कहता है कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और कल्चर, ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड जो है वो और ज़्यादा कनेक्टेड हो चुकी है, ठीक है? अब इसके की फीचर्स क्या होंगे? जैसे कि वर्ल्ड एक स्मॉल प्लेस हो गई, और इसमें लोगों के दरमियान, ठीक है? आपको जो जिन-जिन चीज़ों के दरमियान कनेक्शन हुआ है वो लोग भी हैं, लोग इंटरकनेक्टेड हो गए। जैसे लेट्स सपोज़ आपका मास मीडिया आया, तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे लोग आप देख लो एक्टिव हैं। सोशल मीडिया है, वहाँ पे फ्रेंड सर्कल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है? इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है? बांग्लादेश में भी हैं, मिडल ईस्ट में भी हैं, बहुत सारे लोग इंटरकनेक्टेड हैं। इसी तरीके से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आप देखें, गुड्स, सर्विसेज़, ठीक है? हम जो ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, सर्विसेज़ ले रहे हैं, ठीक है? आप देखो कि लाइक पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं। अब वो जो ना मिडिल ईस्ट या दुबई वगैरह की तर्ज पे बने हुए हैं। तो ये आइडियाज़ हैं जो ग्लोबली शेयर हुए हैं ना, कि वहाँ पर ऐसा होता है तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन का ये इम्पैक्ट है, ठीक है? जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिक हर जगह पर आया, और यही बात मैल्कॉम वाटर भी कह रहा है, ठीक है? फिर स्कॉल्ट आर्ग्यूज दिस लीड्स टू इंटरनेशनलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन से एक वर्ड जुड़ा हुआ है, वो ये वाला वर्ड है, इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक है? जो क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस हैं, ठीक है? और दूसरा जो वर्ड है वो लिबरलाइजेशन है, ठीक है? मतलब अब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रिमूव होती जा रही हैं। मतलब लोग ऑनलाइन कनेक्ट होकर, या बहुत सारी चीज़ों में कनेक्ट होकर ना, मतलब इतनी गवर्नमेंट की अब इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करोगे ना, तो गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ऑनलाइन जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, या यूट्यूब चैनल के थ्रू थ्रू जाओ, इसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती, ठीक है? आप घर पे बैठ के भी किसी को सर्विस दे सकते हो, गवर्नमेंट की कोई इसमें जो ना इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। तो ये लिबरलाइजेशन कहलाती है, ठीक है? जो बियॉन्ड द गवर्नमेंट जो ग्लोबलाइजेशन के अंडर काम चल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन के ही वर्ड हैं, ठीक है? ये स्कॉल्ट ने कहा था, ये 2 वर्ड इस्तेमाल किए उसने, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनलाइजेशन हो गई और लिबरलाइजेशन हो गई, ठीक है? तो दैट इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आ जाते हैं इसमें डिस्टेंसिएशन एंड डिटेरिटोरियलाइजेशन, ठीक है? इसमें एंथनी गिडेंस 1990 में क्या कह रहा है, ये टर्म इन्होंने इस्तेमाल की, डिस्टेंसिएशन, ठीक है? डिस्टेंसिएशन इफरा क्या होगा? The separation of time and space to describe how we communicate instantly regardless of physical distance. Uh, वो हम्म, जैसे हम इंटरनेट के थ्रू किसी और के साथ कनेक्ट रहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू किसी और से लाइक अवेयर होता है हमें न्यूज़ वगैरह के बारे में, ये सब कुछ होगा। हाँ, जी। ठीक है। फिजिकल डिस्टेंसेस अब मैटर नहीं कर रहा, रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन फास्ट हो चुकी है, ठीक है? मतलब पहले तो आप वीज़ा लो, दूसरे मुल्क में जाओ, बात करो, वहाँ की सोसाइटी से कनेक्ट हो जाओ, अब ये सब नहीं है। अब जो ना देखें,
जो इंस्टीट्यूशंस है ना, आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मैं बीकन हाउस में हूँ, ठीक है, तो हम्म। वहाँ के इंडियन स्कूल्स की जो चेन है ना, उनके साथ मेरी ऑनलाइन मीटिंग हो रही होती है। कभी कोई मुंबई में बैठा होता है, ठीक है, तो वो वहाँ से बात कर रहा होता है। लास्ट टाइम एक मीटिंग चल रही थी, तो अचानक मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा। अब देखो, इंडिया एक अलग सोसाइटी है, मुझे वहाँ के इश्यूज नहीं पता, लेकिन जब मैं यहाँ से बीकन हाउस के फोरम से बैठकर एक मुंबई के टीचर से बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अचानक उसका नेट बंद हो गया। तो बाद में पता लगा मुंबई में भी लाइट जा रही है। अभी देखें, ये सोशल इश्यूज है ना, मैं समझता था अभी तक कि सिर्फ कराची में लोड शेडिंग का इशू है, पाकिस्तान में, लेकिन वहां पर बॉम्बे के अंदर भी ये इशू है। ये बात ग्लोबलाइजेशन के जरिए पता लगी, ठीक है। तो जब लोग एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं बियॉन्ड द फिजिकल डिस्टेंस, तो फिर सोशल प्रॉब्लम से भी लोग जो ना एक दूसरे के अवेयर होते हैं कि भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो ना, डिस्टेंसिएशन की जो टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि इंस्टेंटली आप जो ना, बगैर डिस्टेंस के आप जो ना किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, और किसी का प्रॉब्लम आप समझ रहे हो या सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड और भी है, और वो है, इसको हम, ये मुझसे पढ़े नहीं जाता कभी भी, पढ़िएगा जरा क्या लिखा हुआ है, डिटेरी। हाँ, पढ़े मैंने। डिटेरिटलाइजेशन। ठीक है, द आइडिया दैट एक्टिविटीज आर नो लॉन्गर टाइड टू स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशंस, ठीक है। अब मतलब इसका मतलब ये है, दो टर्म है ना, डिस्टेंसिएशन और डिटेरिटोरलाइजेशन जो भी है। तो इसके अंदर दोनों में फ़र्क ये है कि एक में एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, यानी ये एक आइडिया है, इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, वो डिपेंड नहीं करती फिजिकल लोकेशन पे, आप ऑनलाइन कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर लें, ठीक है। तो डेट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, डिस एम्बेडिंग एंड सेमुलेक्रा, ठीक है। देखें, ग्लोबलाइजेशन causes disembedding when social relations are lifted out of their original local context and spread globally। यानी मिसाल के तौर पर, आपके सोशल रिलेशंस अब आपके मुल्क में नहीं है, सब जगह, ठीक है। सब जगह पेयर ग्रुप्स हैं, सब जगह कलीग्स हैं या क्लासमेट्स हैं। जैसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं मलेशिया वगैरह में, पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे, ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ये और बात है कि वहाँ की फीसेस बहुत हाई होती हैं, लेकिन ये एक सोशल रिलेशन तो बन गया ना, ठीक है। तो ये इस एम्बेडिंग कहलाता है, ठीक है। अब ओरिजिनल लोकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब बियॉन्ड द ओरिजिनल लोकल कॉन्टेक्स्ट, अब लोगों के लिंक्स बन गए, ठीक है। और बैटरीलेट 1998 आर्ग्यूज वी नाउ लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ सिमुलेक्रा, मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशंस है दैट रेफर ओनली टू अदर रिप्रेजेंटेशंस रादर देन अ हिडन रियलिटी। यानी अब जो ना, कोई रियलिटी हिडन नहीं है। फॉर एग्जांपल, यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड इज अ स्टिमुलेशन ऑफ फिजिकल गोल्ड, ठीक है। मतलब जैसे आप देखें डेबिट कार्ड का, या मिसाल के तौर पर लेट सपोज आप पहले कहीं पर शॉपिंग के लिए जाओ, तो आपको कैश देना होता था, लेकिन क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत कॉमन हुआ, ठीक है। वो इन इन आइडियाज़ की वजह से हुआ, ग्लोबल आइडियाज़ थे, ठीक है। तो मतलब हम किसी की रिप्रेजेंटेशन को देख कर ना, हम खुद वो चीज़ जो ना रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्रैडली लर्ड जो ना, ये आर्ग्यू कर रहा है कि जैसे क्रेडिट कार्ड आप देख लो, फिजिकल गोल्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है उसकी एक वर्थ होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आइडिया यहाँ पर भी है। तो अब जो ना, कोई चीज़ हिडन नहीं है, रियलिटी बिल्कुल एक्सपोज है। जिस तरह सामने वाली सोसाइटी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होती है, हम उससे आइडिया लेकर हम भी उसी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब दूसरी टर्म है ग्लोबल कल्चर। ग्लोबल कल्चर द स्प्रेड, देखें कल्चर क्या है, कल्चर सोसाइटी का एक पार्ट है, you know। तो जब आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ोगे, तो ग्लोबल कल्चर का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, देखें, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में आप जो है ना, 3-4 सोशियोलॉजिस्ट का उठा के देख लीजिएगा, बस वो आप रेफरेंस कोट कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल कल्चर स्प्रेड ऑफ सिमिलर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड प्रोडक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, मतलब जैसे दुनिया एक, यूं समझ लो कि ग्लोबल सोसाइटी है, सॉरी, ग्लोबल, ग्लोबल सोसाइटी, राइट। अब उस सोसाइटी का कोई तो कल्चर होगा जो हर सोसाइटी में माना है, वो है ग्लोबल कल्चर। तो ग्लोबल सोसाइटी है तो ग्लोबल कल्चर है, ठीक है। यानी पूरी दुनिया के लोगों का जो बिहेवियर है, जो प्रोडक्ट्स है, वो सिमिलर पैटर्न्स पर है। अब ग्लोबल कल्चर के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं, वो दो आ रही हैं। एक तो मास मीडिया है, ठीक है, ये टर्म्स है, तीन है। एक तो मास मीडिया है, ग्लोबल फिल्म्स हैं, ठीक है। आप देखो, कुछ मूवीज ऐसी हैं जो इंटरनेशनली देखी जाती हैं, सबको पता होता है, ठीक है। म्यूजिक, इंटरनेट, ये मास मीडिया है, पूरी दुनिया में आम है, ठीक है। ये कल्चर है, मतलब मास मीडिया दैट इज द कल्चर, जो दुनिया की हर सोसाइटी में जाना पहचाना जाता है, और हर सोसाइटी का हर इंडिविजुअल इसको यूज कर रहा है। इज इट क्लियर? दूसरा है आपका कंज्यूमरिज्म।
कंज्यूमरिज्म के अंदर ये हो रहा है कि हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं उसमें पैटर्न्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जैसे कोक हो गया, डिज्नी हो गया, या लेस हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में वो प्रोडक्ट खरीदी जाती हैं, पसंद की जाती हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स अब कॉमन हो चुके हैं चीज़ों को खरीदने में, सेल करने में। तो डेट इज कंज्यूमरिज्म। जो वर्ल्ड वाइड जो ब्रांड चल रहे हैं, हम उन्हीं को लाइक करते हैं, उन्हीं को खरीदते हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूमरिज्म है जो ग्लोबल सोसाइटी का कल्चर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा लाइफ स्टाइल, जैसे ग्लोबल स्पोर्ट्स आप देख लो, ओलंपिक्स बहुत सारे मुल्क खेलते हैं, वर्ल्ड कप हो गया। क्लोथिंग में आप देख लें, टी शर्ट्स हो गई या फूड, ये सब जो ना पूरी दुनिया में कॉमन है। तो ये वर्ल्ड कल्चर कहलाएंगे, ग्लोबल कल्चर कहलाएंगे। तो ये तीन इसके टर्म्स हैं जो आपने देखनी होंगी। जब डिबेट्स होगी तो इन तीनों पे बात हो सकती है, ठीक है, ग्लोबल सोसाइटी के बारे में। अच्छा, ग्लोबल विलेज की अगर मैं बात करूं, तो ग्लोबल विलेज, ये मार्शल मैक्लुहन इस टर्म को यूज़ करते हैं, और वो कहते हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टर्न द वर्ल्ड इनटू अ सिंगल कम्युनिटी वेयर कम्युनिकेशन इज इंस्टेंट, ठीक है। असल बात ग्लोबलाइजेशन में किसकी हो रही है? कम्युनिकेशन की, ठीक है। हम्म, और कम्युनिकेशन के बिहाइंड क्या है? टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ये रही, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। टेक्नोलॉजी अलाउज अस टू कम्युनिकेट एंड शेयर कल्चर्स। अब कल्चर्स और कम्युनिकेशन इस ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ग्लोबल विलेज के पीछे जो मेन थिंग है, ठीक है, मार्शल मैक्लुहन वो कहता है कि ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड वी कैन नाउ एंजॉय अदर कल्चर्स एंड कम्युनिकेट इंस्टेंटली एज इफ द होल वर्ल्ड वर स्मॉल विलेज। अब पूरी दुनिया जो है ना, इट्स लाइक अ स्मॉल विलेज, ये एक छोटे से गाँव की तरह, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट हैं जो आप बता सकते हैं, जैसे ग्लोबल विलेज बन जाना, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, एक आ जाता है आपका एक टर्म और है, अगर आप सिलेबस में देखें, वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन, ये सिलेबस में नहीं लिखा हुआ लेकिन इसी से मैच हुआ वर्ड है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन को समझना है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, फ्रा पढ़े जरा। Globalization is a combination of globalization and localization when the global products or ideas are adapted to fit local taste. देखें, मैकडोनल्ड एक ग्लोबल इंडस्ट्री है, टीएनसी कहलाता है, ये ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस कहलाते हैं। पहले मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में खाया जाता था, लेकिन जब वो पाकिस्तान आया, इंडिया आया, तो यहाँ के लोग थोड़ा सा स्पाइसी जो फूड होता है वो ज़्यादा शौक से खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ के बर्गर में और वहाँ के जो वेस्टर्न सोसाइटी में जो मैकडोनल्ड का, वैसे तो मैं मैकडोनल्ड खाता नहीं हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि फ़र्क है, ठीक है। वो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा उसको स्पाइसी, या केएफसी की अगर आप बात कर लो, ठीक है, तो वो यहाँ पे थोड़े से स्पाइसेस रखते हैं, बिकॉज कि यहाँ का जो लोकल टेस्ट होता है वो ये होता है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब मैकडोनल्ड ने क्या अपनी पॉलिसी बदल ली? उसने अपनी पॉलिसी नहीं बदली, उसको यहाँ बिजनेस करना था। तो उसने यहाँ की लोकल सोसाइटी और उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को समझा, उनके टेस्ट को समझा, और फिर आके उन्होंने वो चीज़, अपना प्रोडक्ट वही रखा उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट बदल दिया ताकि यहाँ का वो लोकलाइज हो जाए, सही है। तो डेट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक हो गया। इसी तरीके से आप देख लें, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैकडोनल्ड की एग्जाम्पल लिखी हुई है ना, राइट। तो ऐसे ही मैकडोनल्ड सेल्स, हाँ, वेजिटेरियन। आपको पता है इंडिया में बहुत बड़ी तादाद, बल्कि मेजोरिटी हिंदूज की है, वो गोश्त नहीं खाते, ज़्यादा नहीं खाते, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर वो वेजिटेरियन है। तो अब मैकडोनल्ड के जो इंडिया में ब्रांड्स है ना, वहाँ पे वेजिटेबल्स भी मिलती हैं, ठीक है, वेजिटेरियंस किस्म के बर्गर्स वगैरह भी मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन है, यानी जब इंटरनेशनल ब्रांड जब आपकी सोसाइटी में, आपकी लोकेलिटी में आकर लोगों के अकॉर्डिंगली जब चलना शुरू हो जाता है, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर एक क्लोथिंग ब्रांड है, वो टी शर्ट सेल करता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान आएगा, तो पाकिस्तान में लोग कुर्ता शलवार भी पहनते हैं, तो वो उसके हिसाब से फिर वो चीज़ें यहाँ पे भी लॉन्च करना शुरू कर देंगे, तो ये ग्लोबलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया फ्रा? जी। अच्छा, मेलोनी 2020 नोट्स दैट दिस क्रिएट्स हाइब्रिडिटी। अब देखें, ग्लोबलाइजेशन से हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है ना, तो वो कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने हाइब्रिडिटी को क्रिएट किया, यानी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को ना उसने मिक्सअप कर दिया है, ठीक है। जो लोकल इंटरप्रिटेशंस है ना ग्लोबल स्टाइल्स की, ठीक है, वो मिक्सअप हो चुकी है। जैसे अब लोग जो है ना टी शर्ट्स भी पहनते हैं, लोग कुर्ता भी पहनते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ फैशंस हैं, पूरे हफ्ते लोग जो है ना मतलब पैंट शर्ट में नजर आएंगे, जुमे वाले दिन आप देखें कुर्ते में नजर आएंगे और सर पे टोपी होगी,
ठीक है। तो ये हाइब्रिडिटी कहलाती है ना। सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ का कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, वहाँ की ड्रेसिंग जुब्बा या जो उनकी चादर वगैरह होती है वो पहन लेते हैं। जब वेस्टर्न सोसाइटीज में जाते हैं तो वहाँ के लाइफ स्टाइल के मुताबिक रहते हैं। तो डेट इज द हाइब्रिडिटी, यानी अलग अलग फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को अडॉप्ट कर लेना। ठीक है। अब देखें पाकिस्तान के अंदर अब टी शर्ट्स पे कोई सवाल नहीं उठाता, ठीक है, जीन्स के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता, बिकॉज दैट इज द हाइब्रिडिटी कि अब जो ना कल्चर्स मिक्सअप हो चुके हैं, राइट। तो ये मेलोनी कहता है कि बिकॉज ये जो ना ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे मेडिटेशन आप देख लें, इंडिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर मेडिटेशन होती थी और ममालिक में योगा होता था, ठीक है। अब जो ना योगा यहाँ पे भी कॉमन हो रहा है। जिमनास्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, पहले यहाँ के लोग जिम्स वगैरह नहीं जाते थे, लेकिन अब वेस्टर्न कल्चर को देखने के बाद या ग्लोबलाइजेशन इन चीज़ों को देखने के बाद अब वो लोग भी जिमनास्टिक्स पकड़ना शुरू कर दिया है, राइट। तो ये सारे जो आइडियाज़ हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से आ रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम्स आ रहा है ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करने में। जो प्रॉब्लम्स हैं जो सिलेबस में लिखे हुए हैं, सबसे पहले वेस्टर्नाइजेशन और कल्चरल इम्पेरियलिज्म एक बड़ा प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन है ही नहीं, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। मतलब ग्लोबलाइजेशन के लफ्ज की के बिहाइंड या उसकी बैक साइड पर आप वेस्टर्नाइजेशन को कॉमन कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी सोसाइटी को वेस्टर्नाइज कर रहे हैं और आप सहारा ले रहे हो ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। तो ये क्रिटिक्स कह रहे हैं। अच्छा, कल्चरल इंपेरियलिज्म क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो लोकल कल्चर है ना वो चैलेंजिंग हो गया है। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा आम हो रहा है और आपका जो लोकल ट्रेडिशंस होते हैं ना वो ख़त्म होते जा रहे हैं। मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है ना वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। वेस्टर्न वैल्यूज बढ़ रही है और ऐसा ऐसा जो लोकल ट्रेडिशंस हैं वो इरेज होते जा रहे हैं, डेट इज कल्चरल इंपेरियलिज्म, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम ये आ रहा है ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करने में कि ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है, बिकॉज इसकी वजह से वेस्टर्नाइजेशन हो रही है। एक स्टार्टिंग पॉइंट है, सोशियोलॉजिस्ट डिबेट करते हैं व्हेन द प्रोसेस बिगन, सम से इट स्टार्टेड विद एंशिएंट ट्रेड रूट्स। ग्लोबलाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट सही नहीं है क्योंकि ये ट्रेड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अदर्स आर्ग्यू इट बिगन विद कॉलोनियलिज्म, ये कोर टर्म है कॉलोनियलिज्म, ठीक है। व्हेन वन कंट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ अनदर। जैसे आपने अगर पीएचडी पढ़ी है ओ लेवल्स की तो उसमें देखा होगा आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा कि हमारे जो लोकल चीज़ें थी ना उन पे कब्जा कर लिया था ना। मतलब ब्रिटेन यहाँ पे अपनी कॉलोनी बना रहा था, अपना कल्चर लॉन्च कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, ठीक है। तो ये कॉलोनियलिज्म कहलाती है, ठीक है। तो वेस्टर्न ग्लोबलाइजेशन को लोग जो है ना कॉलोनियलिज्म भी कहता है। वो कहते हैं कॉलोनी बना रहा है पूरी दुनिया में। और कुछ कहते हैं कि इट्स सी एज अ पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इवेंट। मतलब ये जो ना पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इवेंट, और ये वर्ल्ड वॉर के बाद ये चीज़ें बहुत कॉमन होना शुरू हुई, ठीक है। तो दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट सही नहीं है। या तो ये ट्रेड रूट्स के जरिए स्टार्ट हो रहा है, ये कॉलोनी बनाने के जरिए स्टार्ट हो रहा है, या फिर ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का इवेंट है। अच्छा, रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न आइडियाज, कुछ कंट्रीज इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। जैसे कि लेट सपोज भूटान की अगर मैं बात करूं तो टेलीविजन ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट था। भूटान एक मुल्क है बांग्लादेश के बराबर में, ठीक है। तो उन्होंने इसको मना कर दिया था कि हमारे यहाँ टीवी लॉन्च नहीं होगा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चुकी थी और अभी बहुत स्पीड एक्सेलरेटेड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा समझ आ रहा है? नहीं, हेलो। उसमें आपकी आवाज़ कट गई। वो अच्छा 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 अच्छा, कहाँ से मेरी आवाज़ डिडक हुई थी? ये कॉलोनाइज्म से ऊपर से। हाँ, तो आप मुझे उसी वक्त बोल देते हैं, कोई इशू नहीं था। देखें, कॉलो हाँ, मैं आपको बता रहा था ग्लोबलाइजेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, इस पे क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि ग्लोबलाइजेशन के स्टार्टिंग पॉइंट में मसला है। मतलब आप क्लियर तो करो ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट इस पे डिबेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन बेसिकली ट्रेड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मतलब आप इसको जब डिफाइन करते हो तो आप ये बताओ ये है क्या, ये ट्रेड है क्या है? तो वो कहते हैं भाई ये ट्रेड रूट से स्टार्ट हुई थी बस, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो ना वो ट्रेड रूट से स्टार्ट हुआ था।
जब लोग जो है ना तिजारत के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे तो साथ साथ उनके कल्चर भी मूव होता था। ठीक है, वहाँ के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, वो भी मूव होती थी। कुछ कहते हैं नहीं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉलोनिज्म से था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह या दिगर जो लोग रशियन रेवोल्यूशन वगैरह, जब मतलब दूसरा मुल्क, मतलब एक मुल्क जब दूसरे मुल्क में अपनी कॉलोनी बना रहा था, उस दौरान ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई। और कुछ कहता नहीं ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर इवेंट है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद ऐसा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे इस पे डिबेट है। ठीक है, समझ आया फ्रा? जी। फिर इसमें वेस्टर्न आइडियाज हैं, बहुत सारी सोसाइटीज ने इसको रिजेक्ट कर दिया। जैसे भूटान ने टेलीविजन के ऊपर बैन कर दिया था। ठीक है, जब ग्लोबलाइजेशन आई तो 1999 तक वहां पर टीवी नहीं था। तो वही समझते थे ये वेस्टर्न आइडियाज हमारे यहाँ लाने की बात हो रही है, हमारा जो लोकल कल्चर होगा ना वो चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, बुज़वर्ड ये कहता है ग्लोबलाइजेशन कुछ भी नहीं है। बुज़वर्ड जो ना एक वर्ड है, कुछ आर्ग्यू कहते हैं कि वो कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन का ना ये एक बुज़वर्ड है। मतलब असल में ग्लोबलाइजेशन कुछ भी नहीं है, असल वेस्टर्नाइजेशन है। ठीक है, वेस्टर्न वैल्यूज और अमेरिकन वैल्यूज को आप लॉन्च कर लो। ठीक है, और इसमें नायान चंदा जो ना ये सोशोलॉजिस्ट है, और कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक हिस्टोरिकल प्रोसेस था, अभी ये बहुत ज्यादा एक्सेलरेटेड हो चुका है। ठीक है, तो एक टॉपिक हमने यहाँ पे और कंप्लीट कर लिया, वो है ग्लोबलाइजेशन, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। इज इट क्लियर? जी। अच्छा, आगे चलते हैं। डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी सिलेबस में है। देखें, ग्लोबलाइजेशन तीन मेन वेज या रूट्स पर अफेक्ट करता है। सबसे पहले आपका इकोनॉमिक डायमेंशंस। इकोनॉमिक डायमेंशंस अगर आप देखो तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से टीएनसीज बहुत ज्यादा राइज हो गई। टीएनसीज क्या होती हैं? ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ह्यूज कंपनीज होती हैं, जैसे कि नाइक हो गया, गूगल हो गया। गूगल आपको पता है इंटरनेशनल है। और कोका कोला हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, ये टीएनसीज हैं, यानी वो कंपनीज होती हैं जो सिर्फ आपके मुल्क में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में। ठीक है, अब इनके फीचर्स क्या है? इनका फीचर्स ये हैं इकोनॉमिक डायमेंशन के। एक तो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, मनी बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट करने वाली कंपनीज, जिनके एग्जांपल ऊपर लिखी हुई। दूसरा वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, मनी एंड गुड्स आर ट्रेडेड ग्लोबली एवरी सेकंड। मतलब ईच एंड एवरी सेकंड ट्रेड हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। वर्ल्ड मार्केट जो है ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से चल रही है, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रही है, पैसे ट्रांजैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे काम हो रहे हैं। तीसरा इसका इकोनॉमिक फैक्टर ये है कि ग्लोबल कमोडिटी चेंज। ठीक है, रॉ मटेरियल्स असेंबली सेल्स हैपन इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, और लास्ट वाला है ट्रांसनेशनल क्लास, यानी इन कंपनीज के जो ऑनर्स हैं उन्होंने एक नई क्लास बना दी। देखो, तीन क्लासेस हमने पढ़ी थी। ठीक है, एक वर्किंग क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होता है, और एक रूलिंग क्लास होते हैं जो बर्गर्स कहलाता है। ठीक है, अब बर्गर से भी ऊपर एक और क्लास आ गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो ट्रांसनेशनल क्लास होती है। ये बहुत ही हाई फाई क्लास होती है और इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वेल्दी, बहुत ही हाईली रिच लोग होते हैं, जिनको आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे आप देखो शोबिस की दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, ये ट्रांसनेशनल क्लास में आएंगे। जैसे आप देख लो कोई नाम, जैसे मिसाल के तौर पर इंडियन एक्टर है शाहरुख खान, तो ये बर्गर्स में नहीं आएगा खाली, ये ट्रांसनेशनल क्लास में आएगा, क्योंकि इनके पास बेतहाशा जो ना इनका इम्पैक्ट है, इनका बहुत असर और रसूख है। ठीक है, इनकी जो पीआर है ना बहुत मजबूत, तो ये ट्रांसनेशनल क्लास में आएंगे। इनके अंडर में बहुत सारी कंपनीज चल रही होती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स काम कर रहे होते हैं। तो ये बर्गर्स भी नहीं है, ट्रांसनेशनल क्लास है, और यहाँ पर इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन है, ट्रांसनेशनल क्लास को भी जनरेट कर दिया। ठीक है, यानी एलीट क्लास से भी ऊपर लोगों को बना दिया। इज इट क्लियर? जी। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जांपल प्रोडक्ट में यूज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, जैसे अफ्रीका से रॉ मटेरियल उठाए, बी असेंबल्ड इन एशिया, एशिया में लेकर आए और यूरोप और अमेरिका में भेज दिए। ग्लोबलाइजेशन हो गई। अफ्रीकन सोसाइटी के लोगों को आपने यूज किया रॉ मटेरियल्स ग्रैब करने में। ठीक है, फिर इसको आपने जमा किया अपने वेजेस या वेयर हाउसेस के अंदर, एशिया के अंदर ना, वहाँ की सोसाइटी को अलग इकोनॉमिकली लगा दिया, और उसी चीज को आपने सोल्ड आउट कर दिया यूरोप और अमेरिका में। समझ आई? तब देखें कितनी कम्युनिटीज कनेक्ट हो गई, अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड अमेरिका। तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। समझ आ गया? जी। पॉलिटिकल डायमेंशंस अगर आप देखें तो पावर इज मूविंग अवे फ्रॉम सिंगल कंट्रीज टुवर्ड द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? आप ये देखो, जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यूरोपियन यूनियन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनाइटेड नेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है। इनकी जो पावर है वो सिंगल नेशन तक नहीं बल्कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस तक ये लोग चल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान है,
आपको पता है पाकिस्तान बनने के बाद एक प्रॉब्लम आया था, और वो था इंडस ट्रीटी वाला एक प्रॉब्लम आया था ना, इंडिया ने पानी रोक दिया था दरियाओं का, ठीक है। जी। तो इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व किसने करा? यूनाइटेड नेशन ने, वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये प्रॉब्लम हल करवाया। तो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनकी पावर है कि कहीं पर भी इन्वॉल्व होकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकता है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन है, सिर्फ एक जगह नहीं, यूके में भी है, फ्रांस में भी है, पूरे यूरोपीय जो सर्कल है ना वहां पर है। तो वहां के प्रॉब्लम्स को ये हल करवा देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, ग्लोबल आइडियाज है, स्प्रेड ऑफ आइडियाज लाइक लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है, फ्री स्पीच, विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये ग्लोबल आइडियाज हैं। ह्यूमन राइट्स से पहले इतनी बात नहीं होती थी, अब होती है। विमेन राइट्स पर बात होती है, फ्री स्पीच, बंदा बोलने में आज़ाद है, किसी के भी खिलाफ बात करी, ग्लोबल आइडियाज है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आप देख लें, पॉलिटिशियंस जो है ना वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, ठीक है, रदर देन जस्ट देयर ओन कंट्रीज, मतलब वो पूरी दुनिया में जुड़े हुए हैं। कल्चरल डायमेंशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का एक और फैक्टर है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्विंग द स्प्रेड ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स, म्यूजिक, कॉस्मोपॉलिटन यानी वर्ल्ड सिटीजन लाइफ स्टाइल। जैसे स्प्रेड ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स जैसे कोक, नाइक, डिज्नी, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ, ठीक है। इंटरनेट, मीडिया, इसमें आप देखें, आप इंटरनेशनली कोई भी खबर निकालो नेट से, ठीक है, एआई आ गया, चैट जीपीटी, बहुत सारी चीजें आ गई, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सेकुलराइजेशन, इसका मतलब है डिक्लाइन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन एज पीपल आर एक्सपोज टू मैनी वर्ल्ड व्यूज, यानी अब लोग मजहब को नहीं देखते बल्कि अपने व्यूज देते हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन जो है ना वो डिक्लाइन हो चुकी है। सेकुलर का मतलब ये होता है कि मैं अपनी सोच में आज़ाद हूँ, मतलब मजहब एक अलग चीज़ है, हम एक अलग चीज़ है, ठीक है। हम जब अपने व्यूज देंगे तो मजहब को इतने, मजहब सिर्फ इबादत के लिए होता है, उनका कहना ये होता है कि मजहब जो है ना वो सिर्फ इबादत के लिए होता है, मजहब का पॉलिटिक्स से और ट्रेड से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। बट ये बात गलत है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है। कल्चरल डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, ठीक है। कल्चरल डाइवर्जेंस आपको पता है कि अलग अलग कल्चर्स हैं, ठीक है, और जो ना कुछ कल्चरल कन्वर्जेंस हैं, कल्चर बिकमिंग द सेम आज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन, यानी मतलब ये हो रहा है कि कल्चरल इम्पेरियलिज्म हो रहा है, अब लोगों के कल्चर तेजी से बदल रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हमें दूसरों का कल्चर अच्छा लगता है, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। यह सलाम करना हमारा कल्चर है, लेकिन जो इंडियन मूवीज देखता है या जो हॉलीवुड में रहता है फिर वो सलाम नहीं हाय हेलो करता है, ठीक है। तो ये कल्चरल डाइवर्जेंस है, ठीक है। और कॉस्मोपॉलिटन लाइफ स्टाइल, अब लोग जो ना आइडेंटिटी अपनी चेंज कर रहे हैं, वर्ल्ड सिटीजन वाली आइडेंटिटी बना रहे हैं, ठीक है। अब एक लास्ट डिबेट इसके अंदर आ जाती है, और थोड़ा सा ये इफ्रा बेटा क्लियर है? जी। सही, कहीं प्रॉब्लम होना प्लीज मुझे बताएगा। पर्सपेक्टिव ऑन हु बेनिफिट्स फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का फायदा किसको हो रहा है? अब इसमें अलग अलग व्यूज हैं। एक तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मार्क्सिस्ट क्या कह रहा है, समझाएं। Marx argued that the globalization mainly benefits the bourgeoisie, the wealthy ruling class who own the factories and banks. तो जो हम्म अपर क्लास होता है वो ग्लोबलाइजेशन मेनली उनको अफेक्ट करता है, क्योंकि वो जो है वो लाइक अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे होते हैं, तो फिर बेसिकली जो हमारी जो लाइक हम्म मोस्टली कॉमन पीपल होते हैं वो कम्युनिज्म का वो होते हैं, पार्ट होते हैं, तो वो जो हम्म जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं वो उनको बेनिफिट होती है, हायर क्लास को। एग्जैक्टली exactly. और देखें अब उसकी वजह से एक आइडिया आ गया, न्यू बर्गर्स आ गए, ठीक है। हम्म। जैसे जिसको मैं बोल रहा था ट्रांसनेशनल, ठीक है, जो ग्लोबल कंपनीज को चला रहे हैं और उनकी पावर बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट से भी इवन, यहाँ लिखा बना हैव मोर पावर देन सम गवर्नमेंट्स, यानी ये लोग इतने रिच होते हैं कि समटाइम गवर्नमेंट भी उनसे उधार मांगती है, समटाइम गवर्नमेंट भी उनसे हेल्प लेती है, समझ आई, जी। क्योंकि वो ग्लोबल कंपनीज को जो ना चला रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके सामने एक इसी के अंदर एक थ्योरी आती है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये पढ़िएगा जरा। Immanuel Wallerstein argues that the world is divided into the powerful core developed industrial nation that exploits the periphery poor underdeveloped nations for cheap हम्म labor and raw material. मैंने आपको ऊपर समझाया था ना, अफ्रीका से रॉ मटेरियल उठाया तो Hmm. वहां से उनको लेबर मिल गई, रॉ मटेरियल मिल गया, और आपको पता है अफ्रीकन जो है वो पेरिफेरीज हैं, मतलब Hmm. पुअर और अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं। अब ये रॉ Hmm. मटेरियल कहाँ जा रहा है? इसको अफ्रीका से थोड़ा सा डेवलप एशिया है, एशिया में रख दिया, यहाँ के लोगों को थोड़ी सी और हाई फाई लेबर दे दी, कुछ पैसे ज्यादा दे दिए, ठीक है, इंडिया Hmm. पाकिस्तान के लोगों को, देन फिर ये जाएगा कहाँ पे?
एशिया में, और सॉरी ये जाएगा अमेरिका और यूरोप में। तो ये कौन कर रहा है, ये पावरफुल कोर, ये जो ना आपके डेवलप कंट्रीज हैं। तो वहां पे सारा पैसा किन के पास घूम फिर के गया, न्यू बर्गर्स के पास गया, इन इन क्लासेस के पास गया, ठीक है। समझ नहीं बात। तो ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कहलाता है। ये एम्यूनल वॉलरस्टाइन ने इस थ्योरी को डेवलप किया, और वो कहता है कि मतलब दुनिया का जो सिस्टम चल रहा है ना, वो दो लोगों से, एक तो पावरफुल कोर है और दूसरा पेरिफेरी। एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है वो पेरिफेरी का हो रहा है, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन में क्या आ जाएगा, ग्लोबल मीडिया एंड ब्रांड्स क्रिएट फॉल्स नीड्स। फॉल्स नीड समझती हैं आप, जी। क्या होगा? बेसिकली पीपल, लोगों को इस बात पे बिलीव करवाना कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत हम्म। है, या फिर आपको हम्म। अपने लाइफस्टाइल में इस चीज़ को हम्म। डालने की ज़रूरत है। तो ये चीज क्रिएट की जाती है, ठीक है। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, यू नो के फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दे कैन नॉट अफोर्ड द वेस्टर्न लाइफस्टाइल दे सी ऑन स्क्रीन। मतलब समटाइम आप देखते हो ना स्क्रीन पे, आप कोई अच्छी चीज देख रहे हो, और जब आप उसके प्राइसेस आपको पता लगे तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, ये तो बहुत ही महंगा है ना। तो ये भी एक तरह का, ये एक साजिश होती है, कॉन्स्पिरेसी होती है, कि आपको एहसास दिलाया जाए कि आप वो चीज खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो आपको भी लगता है कि आपको नीड है, तो आप कुछ भी करके ना, जोड़ तोड़ करके, आप कहीं ना कहीं से पैसे कलेक्ट करके, अपनी सेविंग करके, ठीक है, अपने खर्चे बचा के ना वो चीज खरीद लेते हो। तो ये एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन ही है। समझ आ गई बात? ये एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन ही कहलाता है। और ये जो ना इसमें ग्लोबलाइजेशन के अंदर हो रहा है, मार्क्सिस्ट का कहना है यही है, ठीक है। जबरदस्ती फॉल्स नीड्स वगैरह क्रिएट करके लोगों को फ्रस्ट्रेट किया जाता है, फिर उनको बताया जाता है कि भाई चीज आप खरीदो, आपकी जरूरत है। ग्लोबल कैपिटलिज्म, मार्क्स कहता है कि कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम दैट वुड इवेंचुअली कवर द होल वर्ल्ड, रिप्लेसिंग द ओल्डर वेज ऑफ लिविंग। ये ग्लोबल कैपिटलिज्म है। मतलब इवेंचुअली क्या हो रहा है कि पूरी वर्ल्ड को कवर अप किया जा रहा है, और जो ओल्डर वेज ऑफ लिविंग थे ना, लोग सादगी से गुजारा करते थे या ज्यादा खर्चा नहीं करते थे, अब वो चीजें जो ना खत्म हो जाए। कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, और कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, लोग ब्रांड्स की चीजें खरीद रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है, ट्रांसनेशनल कंपनीज का हो रहा है, जो पहले से ही ऑलरेडी बहुत रिच है, और वो और रिच हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें फेमिनिस्ट आर्गुमेंट्स हैं। फेमिनिस्ट जो है ना, इनके मिक्स व्यूज हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, मतलब इनकी राय अलग अलग है। ये ज्यादातर बस ये बताते हैं कि हाउ ग्लोबलाइजेशन चेंजेस द लाइव्स ऑफ वुमेन, खवातीन की लाइफ स्टाइल पे क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखें, सबसे पहले लिखा है स्प्रेडिंग राइट्स। क्या फायदा हो रहा है, पढ़ें जरा स्प्रेडिंग राइट्स में क्या लिखा हुआ है। Globalization has helped spread ideas about women's rights across the entire globe. Like हम्म। ग्लोबलाइजेशन से बेसिकली हमारी हम जो है सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, हम्म। बिकॉज फिजिकल डिस्टेंस होता नहीं है हमारा अब। हम्म। तो उसके थ्रू जो है वुमेन राइट्स को अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि अराउंड द वर्ल्ड हम्म। फैलाने में ज़्यादा हेल्प होती है। एग्जैक्टली, ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस भी बदल गई ना, एज वुमेन सी हम्म। मोर सक्सेसफुल। अब पहले, मतलब पहले लड़कियों को जो है ना, उनका कोई रोल मॉडल नजर नहीं आता था, ठीक है। अब ग्लोबल मीडिया पे उनको बहुत सारे रोल मॉडल्स अब उनको नजर आते हैं। सो दे आर मोर लाइकली टू सीक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर वो ये भी देखती हैं कि लड़कियां अब खुद से कमा रही हैं, खुद से जॉब ओरिएंटेड हैं, प्रोफेशनल हैं। तो ये चीजें ना, मतलब अब एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। अब बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, हम किसी को भी कॉपी कर लेते हैं, तो वो जो ट्रेडिशनल हाउस वर्क वाला जो सीन था ना, वो खत्म हो गया, ठीक है। ग्लोबल केयर चेंज, ठीक है। अर्ली हॉच चाइल्ड डिस्क्राइब्स हाउ women from poor countries migrate to work as nannies or carers for wealthy families and developed countries, ठीक है। ऐसा भी हो रहा है, मिडिल ईस्ट में बहुत सारी हैं जो इंडिया से गई सिर्फ चाइल्ड केयर की वजह से, ठीक है। इस वजह से कि वो वहां पर जो ना, मतलब वहां पे केयर डेफिसिट है उनके उनके मुल्कों में ना, वहां पे लोग बच्चों को नहीं पालते, और घरों में केयरिंग केयरिंग नहीं करते। तो बहुत सी यहाँ की जो खवातीन है, स्पेशली इंडिया की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान की नहीं, तो वहां पे मासियां बन के या केयरर्स बन के ना वहां पे जाती हैं, और वहां पे जॉब कर रही है। तो एक ग्लोबल केयर चेन एक बन चुकी है ना, कोई एक जाती है, वो फिर सबको बुला लेती है, ऐसा ऐसा फिर एक लाइन लग जाती है। तो ये भी एक फर्क आ रहा है, ठीक है। फेमिनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी एक चेंज है, ठीक है, वुमेन राइट्स के अंदर ना। तो उसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन एंड एम्पावरमेंट, अब हो क्या रहा है, व्हाइल मेनी वुमेन आर एक्सप्लॉयटेड इन स्वीट शॉप्स, फैक्ट्रीज विद पुअर कंडीशंस एंड लो पे एंड अदर फाइंड फाइनेंशियल, मतलब वो ये कह रहे हैं फेमिनिस्ट कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सबको इंसाफ नहीं मिल रहा। कुछ लेडीज ऐसी हैं, कुछ वुमेन ऐसी हैं जो पुअर कंडीशन में ही है, मतलब वो ग्लोबली चले तो गए, वो मतलब क्रॉस द बॉर्डर, उनको एक जॉब तो मिल गई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा, उनकी उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो वही है, नहीं बदला वो,
ठीक है, और कुछ की बहुत अच्छी जॉब्स आ गई, कुछ इंडिपेंडेंट हो गई, तो उसके फायदे भी हुए, नुकसानात भी हुए। फेमिनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए आप? ठीक है, जी। वो ये नहीं कह रहे कि ओवरऑल जो बेनिफिट्स है ना वो ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है और एम्पावरमेंट भी हो रही है। ठीक है, हम्म। अब इसमें एक तबका और है, वो है पोस्ट मॉडर्निस्ट। ये प्लूरलिस्ट भी कहलाते हैं, ये इनको प्लूरलिस्ट भी कहते हैं इन अदर वर्ड। तो इनके बहुत पॉजिटिव व्यू हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के बारे में, ये हमेशा ग्लोबलाइजेशन की प्रीच करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले इनका कहना है ये कि डाइवर्सिटी एंड चॉइस। ठीक है, डाइवर्सिटी और चॉइस की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा हुआ है, इफ्रा पढ़िएगा। There is a diversity of media and competition between many different global organizations, so no single group can control everything. हम्म। इनका मतलब है कि जितने भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में हमेशा कोई ना कोई कंपटीशन रहता है, तो किसी एक के पास हमेशा कंट्रोल नहीं होता। आपकी आवाज़ फिर से नहीं आ रही।